ये जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है ये किस टाइप का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है ना। अब क्या इसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है क्या, या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है क्या बार बार? नहीं, कोई भी डिजिट बार बार एक जैसे रिपीट नहीं हो रही है। तो ये किस टाइप का एक्सपांशन है, ये हमारा नॉन रिपीटिंग, कैसा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। और हम जानते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो किस टाइप के होते हैं, वो नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 + 2 √4, 2 + 2 √4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए 2 + 2 √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 × 2 4, तो 4 + 2 क्या हो गया 6। 6 हमारा इरेशनल होता है रैशनल होता है, बताइए? सर रैशनल। रैशनल, वेरी गुड। तो इरेशनल नहीं होता इसका मतलब, तो हमसे यही पूछा है कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो आपके डेसिमल एक्सपांशन के टाइप होते हैं। मैं बता देता हूं डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो मेनली दो टाइप का होता है आपका डेसिमल एक्सपांशन। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग किस टाइप का होता है, एग्जांपल से बात करेंगे। टर्मिनेट जिसमें कि हमारे जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स है ना वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, आगे तक चलती ही ना रहे। फॉर एग्जांपल 2.53, 17.297। तो आप देख रहे हैं, देखिए डेसिमल के बाद ऊपर 2 डिजिट्स हैं, नीचे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब लिमिटेड डिजिट्स हैं, आगे तक चलती नहीं जा रही हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, मान लेते हैं इसी को मैं ऐसे लिख दूं 2.5333927 और आगे डॉट 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 लगा देता हूं, तो उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, वो खत्म ही नहीं हो रहा, आगे तक डिजिट्स चलती ही जा रही है। ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है रिपीटिंग क्या होता है, कि अगर हमारे डेसिमल के बाद वाली जो संख्या है या फिर जो नंबर है वो रिपीट करने लग जाए बार बार। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2.53333 और आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, सॉरी नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा, जिसमें कि रिपीट नहीं हो कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के हमारे टोटल कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें पता लगाना आना चाहिए कि रैशनल कौन सा होता है और इरेशनल कौन सा होता है। तो देखिए ये दोनों जो होते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, चलिए ब्लू कलर से हाईलाइट कर देते हैं। एक तो जो टर्मिनेटिंग वाला है और एक जो ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके रैशनल नंबर। ये दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जबकि जो ये वाला हमारा होता है नॉन रिपीटिंग वाला, ये होता है हमारा क्या, इर्रेशनल नंबर। ये होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि खत्म हुआ। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके साथ हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ दिस इज एन इरेशनल नंबर, हमें बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है। तो चलिए इरेशनल नंबर देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, अंडर रूट वन, ऑप्शन ए है अंडर रूट वन। अंडर रूट वन कितना होता है, अंडर रूट वन तो हमें पता है वन होता है, और वन एक कैसे नंबर है, वन एक रेशनल नंबर है, इस पर मैंने आर लिख दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, अंडर रूट फोर। अभी हमने देखा अंडर रूट फोर कितना होता है, टू, तो टू भी हम क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो अंडर रूट फोर भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को छोड़ दें, ऑप्शन डी दिया है अभी अंडर रूट नाइन, तो अंडर रूट नाइन की वैल्यू क्या होती है, चलिए बताइए आप में से। सर 3। वेरी गुड, अंडर रूट नाइन की वैल्यू होती है थ्री, और ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, तो ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी अंडर रूट एट, अंडर रूट एट एक आठ जो होता है या फिर एट जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए क्या होगा, यह इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट नहीं है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसका भी चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी से, कि क्या पहचान होती है इरेशनल नंबर का पता लगाने की। इरेशनल नंबर देखिए, अगर आपके स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपका वो इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट टू हो गया, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट, अंडर रूट टेन, इनमें से कोई भी जो नंबर है अंदर लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट में, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा किसी बच्चे को डाउट हो बेटा कमेंट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, है ना। क्या दिया गया है हमें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव, हमसे कहा है इसका सम ऑफ जीरोस बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या होगा इसका सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस, ठीक है बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ठीक है। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है, तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। अच्छा ये ए और बी क्या है, मान लेते हैं कोई भी एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है या फिर जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो होगा सी बाई ए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, ए बराबर है वन, ठीक है, बी बराबर क्या है, बी की जगह पे है, अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ एक कहाँ है, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, तो बेटा जहाँ कुछ भी नहीं होता वहां वन तो होता ही है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए ए की वैल्यू आ गई वन। बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है एक्स के साथ, तो यहाँ पे भी वन लिखा होगा मल्टीप्लाई में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का फाइव। अब सम ऑफ जीरोस पूछा है, तो चलिए करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस, ये तो ये वाला माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन डिवाइडेड बाई ए, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो ये वन,
माइनस गुणा माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1/1। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। देखिए अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं या फिर साइंस का साइन मतलब चिन्हों का ध्यान, ठीक है ना, SIGN वाला साइन, चिन्हों का ध्यान, प्लस माइनस का ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं तो -1 भी ऑप्शन में है। थोड़ी सी गलती करी, -1 आंसर आया, आपका गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है, +1 इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को डाउट है? अच्छा, हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं इसलिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाए, बिकॉज आज लास्ट क्लास है एग्जाम से पहले। हाँ जी, किसी को भी डाउट है कि बेटा? अच्छा, किसी को भी डाउट है तो डाउट नहीं रखना है, डाउट पूछ लीजिए। नहीं है ना डाउट? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 280 और 245 का SCF बताना है। 280 एंड 245 का HCF। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर मेथड नहीं दिया गया है कि कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं 280 का। जिसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ जिससे हमको स्पेस मिल जाए। ये लास्ट क्लास है एग्जाम से पहले, इसके बाद पेपर के बाद होगी क्लास, ठीक है, 10 तारीख को। चलिए 280 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करो सबसे पहले, 2 1 2, 2 4 8, 0। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, 0। फिर 2 से डिवाइड करें 35, फिर 5 से डिवाइड करें 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1, ठीक है। इसके बाद 245 में डिवीजन करेंगे, 5 से डिवाइड करूं 245 को, ठीक है। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, 5 4 जार 20, 5 9 जार 45। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जार 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 280 बराबर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और 245 बराबर क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है इनमें। तो देखिए सबसे पहले जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 5, 5 दोनों में है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। SCF बराबर क्या हो जाएगा, 5। फिर देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, एक 7 यहाँ पर भी है, एक 7 यहाँ पर भी है, तो एक हमारा 7 भी कॉमन आ गया। बस इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है। तो 5 इंटू 7 करेंगे, क्या आएगा, 5 7 जार 35। तो SCF क्या हो गया इन दोनों नंबर्स का, 280 एंड 245 का, 35। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। हाँ जी, समझ में आया, क्लियर है, आगे चलें। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ ले बेटा, डाउट नहीं रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, हमें एक AP दी गई है 3 8 13 18। हमें ये पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। मतलब कि कौन सी टर्म इसमें 78 है। तो क्या कोई बच्चा अनम्यूट करके मुझे फॉर्मूला बता सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई भी स्टूडेंट? A plus 77D. क्या लगेगा बेटा? An equal A plus N minus 1 into D. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, फॉर्मूला ठीक है, आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे ये बताइए कि इसमें हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, ए एन की निकालनी है, ए की निकालनी है, एन की या डी की?
सर n की निकालनी है इसमें, n की। ठीक है। और कोई बच्चा, किसी बच्चे को लग रहा है क्या क्या हमें an की वैल्यू निकालनी है? n बराबर 78 दे रखा है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या n बराबर 78 ये राइट है या रॉन्ग है? कमेंट में बताइए, n बराबर 78 राइट और रॉन्ग? अच्छा सुमन तनेजा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे n बराबर 78 क्या यह सही है या गलत है? सही है सर। ओके। अच्छा किस बच्चे को लग रहा है गलत है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे या कमेंट में लिख दीजिए। किसी भी बच्चे को नहीं लग रहा गलत है ये? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। सौरभ पांडे की आईडी से जो स्टूडेंट है, सक्षम मोद की आईडी से, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को लग रहा है? ओके, राजेंद्र कुमार की आईडी से सर स्टूडेंट है। ये 78 निकालना है। ठीक, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यानी कि हमें बताना है कि कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म। और एन क्या होता है? एन का मतलब यही तो होता है कि कौन सी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एन नहीं दी गई है, एन 78 नहीं है, हमें ए एन दिया गया है, यानी कि उस टर्म की वैल्यू दी गई है, उस टर्म की वैल्यू दी गई है, वैल्यू 78 है, ठीक है ना। हमें निकालना है कि वो टर्म बताइए जिसकी वैल्यू 78 है। तो एन 78 नहीं है, यहाँ पर ए एन 78 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। चलिए, तो ए एन बराबर रखते हैं 78 बराबर ए क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू तो निकालनी है, इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। फिर इस 3 को मैं यहाँ ले आता हूं, तो 78 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 को मैं यहाँ पे ले आऊं, तो 5 यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आऊंगा तो किस में जाएगा? डिवीजन में जाएगा। तो 75 डिवाइडेड बाई 5 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। 75 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 15 5 जार 75, तो 15 टाइम्स बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को फिर से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर आ गया 16, ठीक है ना। तो n बराबर 16 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर, n बराबर 16। हाँ जी, विजेंद्र खत्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ डाउट है क्या बेटा? कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया था। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक, बाकी बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो अभी आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6। अच्छा मुझे कंडीशन बताइए, चलिए सॉल्व नहीं कर दूंगा, आप मुझे कंडीशन बताइए, कोई भी बच्चा, एनीवन, अनम्यूट करके। हमसे पूछा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट बताए। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? कोई भी सर बच्चा ए अनम्यूट। तो इंटरसेक्टिंग। नहीं, अच्छा हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, आई एग्री। कंडीशन होती है ना जो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, वो वाली कंडीशन। A1 by में A2 not equal B1 by B2। ठीक, वेरी गुड। और किसी बच्चे को बताना है या ये सही है?
Yes, sir. Yes, sir. सही है ये, ठीक। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन होती है हमारी, क्योंकि हमने पूछा गया है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, A1/A2 जो होता है वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें क्या दी गई है इक्वेशंस में, इक्वेशंस लिख लेता हूँ। x माइनस के वाई बराबर 4, अच्छा एक मिनट, x माइनस के वाई प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 6y माइनस 5 बराबर 0। ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें देखिए इस वाली इक्वेशन को देखूं तो इसमें a1 बराबर क्या है, a1 क्या होता है, अच्छा जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है। अब देखिए मैं कंपेयर करता हूं तो a1 क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिखा है, a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर कितना हो गया माइनस का k। ठीक है, c1 बराबर हो गया 4। उसके बाद a2, a2 बराबर हो गया यहाँ पर 2, b2 बराबर हो गया यहाँ पर माइनस का 6 और c2 बराबर हो गया माइनस का 5। अब इक्वेशन की हमारी कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो चलिए वैल्यू रखते हैं a1, a1 की जगह पे लिखा 1/a2, a2 की जगह पे है 2। ये दो दी शुड नॉट इक्वल, b1 कितना है माइनस का k एंड b2 कितना है माइनस का 6। ठीक है ना। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो 1/2 शुड नॉट इक्वल टू k/6। इस 6 को मैं इधर की साइड ले जाऊं, 6 यहाँ पर किस में है डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको मैं उधर ले जाता हूं तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 शुड नॉट इक्वल टू k। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 3 शुड नॉट इक्वल टू k। तो k हमारा 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आया क्या समझ में। Yes, sir. अच्छा बाकी के बच्चे बताइए बेटा, बाकी के बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गिने चुने 5-7 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं। बाकी के बच्चे, विवेक सियान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, सुनीता शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, रिंकल गुप्ता जी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, राजू कुमार, रवीना, राजेश कुमार, पिंटू राजपूत, लक्ष्मी, कुलदीप सिंह, विजेंद्र खत्री, बबीता राजपूत, बेटा सभी बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ भी। अच्छा डायरेक्ट ऐसे नहीं, Yes, सर ने sir. नाम ले दिया, सर ने नाम ले दिया तो बस वाई लिख दिया। अगर समझ में सही में आ रहा है तो वाई लिखे, नहीं आ रहा है तो एन लिखे। कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछ ले अपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे बताइए, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर देखें। चलिए बताइए, सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बाकी बच्चे भी बताइए, कॉपी नहीं करना है किसी का भी आंसर। आंसर कॉपी नहीं करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत सही बेटा, कुछ बच्चे ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है। आप भी आंसर सर करें। का नेट स्लो है इसलिए स्क्रीन थोड़ी कम दिख रही है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं बोलकर बता देता हूँ। पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं है, हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। ठीक है, तो आपको बताया गया होगा जब भी पॉलिनोमियल पढ़ाया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। या फिर आपको बताया गया होगा कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसके मैक्सिमम कितनी, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1, तो इसके मैक्सिमम जीरोस भी 1 होंगे। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे। क्यूबिक के 3, ठीक है ना, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज। ऑप्शन मैंने दोबारा लिख दिए, थोड़े छोटे लिखे थे जिससे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमें 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सम ऑफ जीरोस पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है? 6x स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस x माइनस 2। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर क्या निकल कर आता है? 6, बी बराबर आता है 1, सी बराबर आता है माइनस का 2। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो ये तो हमने पढ़ा है अभी। सम ऑफ जीरोस होता है, मैं लिख के बता देता हूं फिर से। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? सी बाई ए के। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना है इस बार हमें, तो सी बाई ए लिखेंगे। सी कितना है? माइनस 2, ए कितना है? 6। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो क्या आ गया? माइनस का 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? -1/3। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन सी -1/3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड है हमारा एक क्वेश्चन। इस बार हमें क्या दिया गया है? सम दिया गया है 3, प्रोडक्ट दिया गया है 1। तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका सम जो है वह तो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो है 3, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। तो बेटा क्या इक्वेशन होती है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है? एनीवन? x square minus sx plus p. वेरी गुड। तो क्या होता है? हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे एस क्या है? एस है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है? एस मतलब सम, सम है 3, 3x प्लस पी, प्रोडक्ट कितना है? 1। तो क्या आंसर आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन सही है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 3x माइनस 1 है, जबकि हमारा आंसर क्या आया? 3x प्लस 1 आया है हमारा आंसर। ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आपको करेक्ट आंसर बताना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएं, आंसर करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लूं। क्या दिया गया है, दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। यहां से मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू निकाल लूं। x बराबर क्या हो गया, 14 माइनस वाई, वाई को मैं उधर लेके आऊं। ठीक है ना, ये हो गई इक्वेशन एक। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, दूसरी इक्वेशन मुझे दी गई है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, यहां से x की वैल्यू को यहाँ पे रख दूं, सब्सटीट्यूट कर दूं x की वैल्यू को इक्वेशन एक से इक्वेशन दो में। तो चलिए करते हैं, 14 माइनस वाई, ये मैंने लिख दिया x की जगह वैल्यू, माइनस वाई है, माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y बराबर 4। तो 14 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, प्लस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस 2y बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस का 14 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14। तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया 2y बराबर 10। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। तो ये आ जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 5। ठीक है, हाँ जी, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है क्या। चलिए फिर यहाँ पे जब y बराबर 5 आ गया तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इन दोनों में से किसी में ही उठाकर y की वैल्यू रख दीजिए 5। ठीक है ना, तो चलिए मैं पहली वाली में रख रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 14 है। अच्छा बेटा म्यूट पे रखिए, कुलदीप सिंह के आईडी से जो स्टूडेंट हैं प्लीज अपना आपको म्यूट पे कर लीजिए। तो देखिए x बराबर क्या आएगा, 14 माइनस वाई, वाई की जगह मैं रख रहा हूँ 5 क्योंकि हमने 5 वैल्यू निकाल ली है। तो x बराबर क्या आ गया 9। तो x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया मेरे पास 5। ठीक है ना, तो x बराबर 9 और y बराबर 5 कौन से ऑप्शन में गिवन है, x 9 y 5 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है क्या, क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है। नो सर। ठीक, ठीक। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, या फिर मैं कहूं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो मुझे बताना है क्या उसमें जो इक्वेशंस हैं, जो लाइंस हैं दोनों, वो पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 B1 की फॉर्म में। नॉट इक्वल B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2। अच्छा दोबारा बताइए, सॉरी। A1/A2 इक्वल A1 by A2 इक्वल B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2। ठीक, और कोई बच्चा बताना चाहता है, और कोई बच्चा बताना चाहता है, एनीवन।
कोई भी बच्चा? किसी भी बच्चे को याद नहीं है? यही है, ठीक, फिर ठीक है। तो देखिए पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी, अच्छा मैं पहले ना इक्वेशंस को लिख लेता हूँ फिर इसको साइड कर लेंगे। 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर 22। ठीक है, ये इक्वेशन है, हमें दिया गया है कि इस ये पैरेलल हैं, अब बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए चेक करते हैं पैरेलल है या नहीं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, तो ठीक है ना। चलिए अच्छा, लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। अच्छा कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर बराबर के ये तो इधर की साइड है 11, तो ठीक है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये वाली पहली वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए 5x माइनस 3y, 11 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा, -11 बराबर 0। ठीक है ना। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, -10x प्लस 6y, और 22 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 बराबर 0। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 बराबर हो गया 5, b1 बराबर कितना हो गया, -3, और c1 बराबर हो गया हमारा -11। सेम ऐसे ही यहाँ पर a2 बराबर कितना हो गया, -10, b2 बराबर कितना हो गया, b2 बराबर हो गया +6, एंड c2 बराबर कितना हो गया, -22। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली है। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो पैरेलल की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास ये है कंडीशन। a1 अपॉन a2 निकालते हैं, कितना आया, 5/-10, 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया, -1/2। ठीक है, चलिए b1/b2 निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा b1/b2, b1 कितना है, -3, b2 कितना है 6, 3 1 3 3 2 6, तो -1/2। फिर c1/c2 क्या है, -11 और -22, तो -11 अपॉन -22। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया, 11 कम 11, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, तो ये हो गया 1/2। तो देखिए a1 और a2 तो बराबर आ गए, सॉरी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो दोनों बराबर आ गए, किसके, -1/2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है बिकॉज ये 1/2 आया है। तो क्या हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बिल्कुल, दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो इसका मतलब हमें जो गिवन है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, तो वो बात हमारी क्या है, ट्रू है। हाँ जी, ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इनकी कंडीशन देख लेते हैं, दो तो हमने पढ़ ली है। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मान लेते हैं दो आपकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसा हमने अभी पढ़ा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसके क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए तीन कंडीशन बनती है। अच्छा म्यूट पे रखें बेटा, कौन है, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक, तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो होती है आपकी कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये तो था पहला। दूसरी क्या आती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2,
इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो कितने सॉल्यूशंस आते हैं? इसमें आते हैं आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारी कैसी लाइंस होती हैं? ये हमारी होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर का जो हमारा सिस्टम आता है वो आता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या सॉल्यूशन आते हैं? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ये हमारी कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। अच्छा, मैं अगर ग्राफ भी बना के दिखाऊं तो पैरेलल लाइंस आपको ऐसी दिखेंगी दोनों लाइंस, जबकि हमारी कोइंसिडेंट लाइंस कैसी आएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी एक लाइन ऐसे और सेम इसी के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्टली ऐसे, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, यानी कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब देखिए, जिसमें भी सॉल्यूशन है, जिन भी सिस्टम में सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक है चाहे इनफाइनाइट है, तो रहेगा आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें जरूर आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसके बाद क्वेश्चन 11 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, हमसे कहा गया है कि दो बिंदु हैं, अच्छा सॉरी, दो पॉइंट्स हैं -4,3 एंड 8,-5। तो हमसे पूछा है क्या इसके जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,-1 हैं? ये बात सही है या फिर गलत है? चलिए मुझे बताइए, अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? x1 plus x2 by में 2 y1 plus y2 by में 2। वेरी गुड। तो हमें यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला पता लगाना है, ठीक है ना। अगर कोई भी दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 होते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं? x1 क्या है? -4, y1 क्या है? 3, फिर x2 क्या है? x2 है 8 एंड y2 क्या है? y2 है हमें -5, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं अब इस वाले फॉर्मूले में। x1 प्लस x2 बाई 2, x1 -4 प्लस x2 आ गया 8 बाई 2, y1 3, y2 -5 बाई 2, ठीक है। चलिए 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4 बाई 2, 3 -5 कितना हो गया? -2 बाई 2। तो 4 बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 -2 बाई 2 कितना हो जाएगा? -1। तो 2, -1 हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। और हमसे यही पूछा था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, -1 है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2, -1, ठीक है। अच्छा, इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? जल्दी से उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है x1 y1, एक है x2 y2।
तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कैसे भी लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। मान लेते हैं एक पॉइंट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है इस लाइन पे x2 y2। तो हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं जो कि इस लाइन को किस में डिवाइड करे, m1 इस टू m2 में, m1 इस टू m2 के रेशियो में डिवाइड करे। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्या होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं आपके सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, सभी को क्या क्लियर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके ये 3-4 ही फॉर्मूले हैं, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस इसी पे खत्म है। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले रिवाइज हो गए हैं। चलिए, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदर